गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी जो बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी की जो बुक है कॉर्डेट, उसमें से कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम सभी एनिमल्स के जो सिस्टम है उनको स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिफरेंट एनिमल्स के बीच में स्टडी किया, उसको आपस में कोरिलेट किया, आपस में वो किस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होने पर उनके अंदर की संरचना में कैसे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। माइक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक, संरचना से लेके उनके अंदर की रासायनिकी तक चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम श्वसन तंत्र के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वो कॉर्डेट हम लेते हैं। सबसे पहले पाइसीज एनिमल्स को लेते हैं, पाइसीज में जलीय जीवों को लेते हैं क्योंकि उनकी संरचना काफ़ी सरल होती है। जलीय जीवों के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स को लिया जाता है। जलीय जीवों में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले मछलियों की बात हम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र, श्वसन अंग पाए जाते हैं वो गिल्स होते हैं। ये मछलियों और उभयचरों दोनों में पाए जाते हैं तथा उच्च कशेरुकियों में इनका उपयोग भ्रूणीय एवं वयस्क अवस्था में कभी नहीं करते। समुद्री मछलियों में जल ग्रहण करने एवं टीलियोस्ट मछलियों में इनका उपयोग सॉल्ट एक्सक्रीशन में भी काम में लिया जाता है। कुछ मछलियों में ये उत्सर्जी कार्य भी करते हैं और नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी करते हैं। तो गिल्स का मछलियों में उपयोग रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन में काम में आता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन में गिल्स किस तरह से काम करते हैं। गिल्स के साथ ही हम एक मुख्य कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे, सहायक श्वसन अंग, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसन अंगों के साथ में मछलियों में कुछ अन्य अंग भी जोड़ दिए जाते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं, उन्हें सहायक श्वसन अंग कहते हैं। ऐसे कौन कौन से अंग विकसित हो गए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कॉलियोडोन, जिसे डॉग फिश कहते हैं, उसमें श्वसन तंत्र की व्याख्या करते हैं, उसके गिल्स की संरचना को देखते हैं। दिखा रहा हूँ, ये स्कॉलियोडोन के श्वसन तंत्र की एक काट है जिसमें गिल्स के बारे में बताया गया है। स्कॉलियोडोन में बात करें तो इसमें 5 जोड़ी गिल पाउचेस होते हैं, जिसमें 5 जोड़ी गिल्स जो होते हैं प्रत्येक लेटरल साइड पे हायोइड आर्च के पीछे की ओर एक श्रृंखला में लगे रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 5 जोड़ी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जोड़ी गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो गिल पाउचेस के अंदर है और हायोइड आर्च जो होता है उसके जस्ट पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक जो गिल होता है, जो गिल कोष्ठ होगा, वो एक ऊर्ध्व अग्र पश्चिम चपटा जो कक्ष होगा उसमें स्थित होगा तथा ये भीतर की ओर एक बड़े इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर, अंदर की ओर, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटरनल ब्रैंकियल ओपनिंग्स जो हैं वो अंदर की ओर होती हैं, जो अंदर की ओर खुली हुई हैं। प्रत्येक गिल अंदर की ओर इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा ग्रसनी से तथा बाहर की ओर एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर से गिल स्लिट्स द्वारा जुड़ा रहता है। तो अंदर की ओर तो आप देख सकते हैं इंटरनल ब्रैंकियल ओपनिंग्स होंगी और बाहर की ओर एक्सटर्नल ब्रैंकियल फ्लैप्स यहाँ पे दिखाए गए वो हैं। तो दोनों की ये बाहर की ओर अंदर की ओर ओपनिंग है गिल्स की। इसी के नीचे लिखा हुआ है 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स क्लोज, पहले से 5 में बाहर की ओर ये बंद रहते हैं। गिल जो स्लिट्स होती हैं उनकी एंडोडर्मी श्लेष्मी झिल्ली में कुछ फोल्ड होते हैं, एक उभार के रूप में पाए जाते हैं। इन जो उभार होते हैं उनमें गिल लेमिला स्थित होती हैं। गिल लेमिला उनमें, जैसे गिल लेमिला आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये वाले उभार हैं,
एक तरह से फोल्ड होते हैं गिल्स के ऊपर, जिनको हम गिल दरार में एक जोड़ी गिल पटलिकाएं भी पाई जाती हैं। प्रत्येक गिल दरार में एक जोड़ी गिल पटलिकाएं स्थित होंगी। इनके अग्र एवं पश्च दीवार पर स्थित होंगी। प्रत्येक पटलिका में एक जोड़ी एक समुच्चय में हेमी ब्रैंक अथवा आधा गिल होगा। तो हम गिल को इस तरह से बांट सकते हैं कि जो गिल होता है वो 2 हेमी ब्रैंक से बना होता है। एक आधे भाग को हम उसे क्या कह देंगे, हेमी ब्रैंक कह देंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की ओर माउथ दिखाया गया है, माउथ ओपन, यहाँ पे माउथ क्लोज अवस्था में ये होगा, माउथ ओपन अवस्था में ये वाली कंडीशन होगी। लोअर जो यहाँ पे होगा ये फर्स्ट होलो ब्रैंक होगा, गिल जो होगा पूरी तरह से होलो ब्रैंक होगा, पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जिसे कहेंगे हम होलो ब्रैंक। इसी तरह फोर्थ जो गिल होता है वो भी होलो ब्रैंक कहलाता है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इनकी संरचना पूरी तरह से पाई जाती है। श्वसन क्रिया में जो मुख ग्रसनी गुहा की होती हैं, हाइपोब्रैंकियल जो मसल्स होती हैं उनके नीचे उनके द्वारा मुंह को नीचे की ओर दबाया जाएगा, जिसके साथ ही ग्रसनी चाप जो होंगे ग्रसनी की दीवारों को फैलाएंगे और मुख खुल जाएगा। इस क्रिया द्वारा मुख का आयतन जो होगा वो बढ़ेगा और इसमें ऑक्सीजन युक्त जल मुख से होकर ग्रसनी में पहुंच जाएगा। इस समय बाह्य गिल रंध्र दृढ़ता के साथ त्वचा के वलन द्वारा बंद रहते हैं। इसी प्रकार एक्सप्रेशन की जब बात करें तो वहाँ पे एब्डक्टर मसल्स होती हैं, अभिवर्तनी पेशियाँ होती हैं, उनके द्वारा उल्टा काम किया जाता है, उसके द्वारा मुंह को बंद कर दिया जाता है। उसी समय मुख ग्रसनी का फर्श पेशियों द्वारा ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। ग्रसनी की दीवारों के संकुचन से जो जल होगा वो भीतरी गिल रंध्रों से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार जल लगातार मुख द्वारा ग्रसनी में प्रवेश करेगा और क्लोम दरारों से बाहर की ओर निकल जाएगा। उसमें गिल लैमिला में छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जल में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पानी में मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह से गिल लैमिला की जो सरफेस होती हैं वहाँ पे माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज संपन्न होगा। गैसों का वहाँ पे एक तरह से हम कहते हैं आदान प्रदान होगा, गैसों का वितरण होगा। एक दूसरे डायग्राम में मैं बताऊं आपको, यहाँ पे पूरे जो गिल है उसका एक अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। एक छोटे गिल का एक पूरी तरह से अनुप्रस्थ काट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आप देखें कि स्कोलियोडोन में 4 पूर्ण गिल या होलो ब्रैंक तथा एक अर्ध गिल हेमी ब्रैंक पाया जाता है। एक गिल हमने यहाँ पे लिया है, एक होलो ब्रैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ऊपर की ओर आपको ये दिखाया गया है, इसमें मसल्स इसमें अटैच होंगी। एंटीरियर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई करेगी। दूसरी पोस्टीरियर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, यहाँ से ब्लड इसमें एंटर करेगा और यहाँ से ब्लड इसमें मूव करेगा। प्री ट्रमेटिक नर्व होगी, यहाँ पे नर्वस सिस्टम से भी ये गिल अटैच रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये पोस्ट रिमेटिक नर्व होगी। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी यहाँ से ये एंटर होती हुई दिखाई दे रही है हमको। ये गिल लैमिला है, मैंने बताया था गिल के ऊपर आपको छोटे छोटे फोल्ड की फॉर्म में गिल लैमिला डेवलप हो जाती हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आएंगी, जो एफरेंट ब्रेंकियल जो आर्टरी यहाँ पे एंटर कर रही है उसी को आगे जाके डिवाइड होके ये छोटी छोटी कैपिलरी का निर्माण कर लेगी। इन दोनों गिल्स के बीच में इंटर ब्रेंकियल सेप्टम जो पाया जाएगा दोनों के बीच में होगा और एक्सटर्नल ब्रैंकियल फ्लैप एक पूरा श्वसन तंत्र का निर्माण होगा। हमने बताया था कि स्कोलियोडोन में जो गिल्स होते हैं वो 5 पाए जाते हैं, जिनमें 4 तो पूर्ण गिल होते हैं, पूरी तरह से पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं फोर्थ होलो ब्रैंक। बाकी का जो एक गिल होता है उसे हम कहते हैं हेमी ब्रैंक कहते हैं। और इनके जो गिल्स होते हैं, गिल रंध्र होते हैं, उनको स्पायरिकल नाम दिया जाता है। इस तरह से स्कोलियोडोन की बात करें तो उसमें जलीय ऑक्सीजन को गिल लैमिला में स्थित ब्लड वेसल्स के थ्रू अंदर की ओर लिया जाता है और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पुनः जल में छोड़ दिया जाता है तथा इस तरह से इसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो हम देख सकते हैं कि जलीय जीवों में स्कोलियोडोन में हमने मछली में ये बात करी कि यहाँ पे जो
जल के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें जो सरफेस जो है जहाँ पे आदान प्रदान की क्रिया संपन्न हो रही है बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जटिल प्रक्रियाएं नहीं पाई जा रही। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सामान्य विसरण सतह से अंदर की ओर लिया जा रहा है गिल के द्वारा, और इसमें कोई भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो वहाँ पे उनको ज़मीन पे आ गए और वो एक्टिव ब्रीदर्स हो गए। उनमें उनके लार्वा में तो गिल्स विकसित होंगे। जैसे टेडपोल की बात करें तो टेडपोल में जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल से होता है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स और अन्य एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। उनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि स्कोलियोडोन में किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स का क्या महत्व होता है, किस तरह से उनके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।